चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम जिस हिस्से को पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऑप्शनल वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बाकी निबंध में भी कहीं कहीं काम आ सकता है आपको ऐसे में, और फर्स्ट पेपर में है ही। तो जितने भी तरह की संस्थाएं, जितने भी तरह के प्रोग्राम आप लोग अभी देखते हैं, जैसे कानून है हमारे पास, सीआरपीसी है, आईपीसी, अब तो हम लोगों ने बदल दिया, इन सब का विकास हुआ है, इन सब में सुधार हुआ है। तो चाहे हम डेवलपमेंट कह लें, चाहे रिफॉर्म्स कह लें, चाहे हिस्ट्री कह लें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक विकास है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि प्रेस का विकास, प्रेस में सुधार, पत्रकारिता में, प्रेस में, समाचार पत्रों में, एक तरह से ब्रैकेट में न्यूज़पेपर्स भी लिख सकते हैं, प्रेस ब्रैकेट में लिख सकते हैं न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स का विकास या प्रेस प्रेस का विकास। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है एजुकेशन। जो मॉडर्न एजुकेशन हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन या साइंटिफिक एजुकेशन की बात करते हैं, ये अंग्रेज़ों के समय में विकसित हुई है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ही एजुकेशन भी विकसित हुई, रिफॉर्म हुआ। तो शिक्षा में सुधार या फिर शिक्षा का विकास, दो चीज़ें तो बहुत पॉपुलर है, खास करके एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी वाले को ये दो क्वेश्चन रटे हुए हैं कि ये पूछना है हमें, तो जब भी वो मेंस लेते हैं तो ये दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि भारत में प्रेस का, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ और आधुनिक भारत में एजुकेशन कैसे विकसित हुआ। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबर रिफॉर्म्स, फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम। जितने कारखाना अधिनियम है, यानी कि लेबर रिफॉर्म्स, श्रम सुधार। तो श्रम सुधार जितने भी हैं, कारखाना अधिनियम, वो अपने को करना है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आप इंपॉर्टेंट लिखिए सिविल सर्विसेज डेवलपमेंट या सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज लेके आए अंग्रेज लोग। उससे पहले तो सिविल सर्विसेज क्या होती थी, आमिल होता था, नायब होता था, नाजिर होता था, ये इस टाइप के पद थे मुगलों के समय में, और कुछ भी काम थे उनके, वही लोग जज भी थे, वही पुलिस भी होते थे, और वही सिविल सर्वेंट भी होते थे, ब्यूरोक्रेट भी होते थे, वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो वो कोई जो ऑर्गेनाइज सिविल सर्विसेज है और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम्स होकर के सिलेक्ट होकर के जो लोग आएंगे, ये ब्रिटिशर्स लेके आए। तो सिविल सर्विसेज का विकास, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको हम लोग करेंगे। इसी में आप आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस लिख सकते हैं कि जो सशस्त्र सेना है और जो पुलिस है उसका विकास। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो श्रम सुधार अलग चीज़ है, कारखाना अधिनियम अलग चीज़ है। बाकी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादा थी, लेकिन जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, ये जो चीज़ें हैं जो नए सिस्टम से थी, उसका विकास। फिर लिखेगा ट्रांसपोर्ट का विकास,
परिवहन का विकास, इसको लगा दो तो। परिवहन का विकास, ट्रांसपोर्ट का विकास, तो ये इंपॉर्टेंट के हिसाब से मैं बताता जा रहा हूं आपको, ठीक है ना। जुडिशरी, न्यायिक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम का डेवलपमेंट या जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्म्स, जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये जो खास खास चीजें हैं ये आपको तैयार करनी है, इनके नोट्स बनाने, और एक एक रिफॉर्म का एक एक जो ये डेवलपमेंट बताया जा रहा है। और लास्ट में पढ़ेंगे हम संविधान का विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, संवैधानिक सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के वो हम करेंगे, तो वो हम कल करेंगे। आज हम इन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। आज इसका नोट्स बनाइए, आज का होमवर्क भी आपका ये रहेगा। अगर ये आप करने में कामयाब होते हैं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का 10% पार्ट है, जो आज और कल हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का 10% है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो पहला वाला देखते हैं, भारत में प्रेस का विकास, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम पोर्तुगीज प्रेस लेके आए थे 1550 के आसपास। पुर्तगाली लोगों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाई उन्होंने फर्स्ट टाइम। आप जानते हैं वास्को डी गामा की बात आती है 1400 में, है ना। वास्को डी गामा आया था और उसके बाद फिर पोर्तुगीज़ ने जो है गोवा में अपनी बस्ती बना ली थी। तो गोवा में ही उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस 1550 के आसपास, यानी कि ये समय रहा होगा अकबर का यानी 1557 की बात है शायद, हाँ, जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई उस समय 1556 के एक साल बाद, याद रख सकते हैं आप लोग। पहला प्रिंटिंग प्रेस, पहला छापाखाना भारत में आ चुका था। लेकिन अब वो छापाखाना किसका था? पोर्तुगीज का था। तो बादशाह को छपी हुई किताबें मिल गया। आपने कभी सुना होगा कि हुमायूं की जो मौत हुई थी वो पुस्तकालय में हुई थी, लाइब्रेरी में। वो उसके लाइब्रेरी की सीढ़ी से नीचे गिर गया था, उससे उसकी मौत हुई थी। इसका मतलब लाइब्रेरी थी, मतलब सारी हैंड रिटन बुक्स नहीं होंगी वहाँ, जो बुक्स हैं वो कुछ छपी हुई भी होंगी। तो यूरोप में छपती थी किताबें, वो पहले छपने लगी थी हुमायूं के समय में, यानी कि 1526 में। तो आपका वही है, पानीपत की पहली लड़ाई है, यानी बाबर, हुमायूं, यानी 1540 के आसपास। तो यहाँ किताबें कितनी मात्रा में आने लगी होंगी, छपी हुई किताबें भी है ना। तो छापाखाना बहुत मायने रखता है। पहली बार छपी हुई चीज़ जब जाएगी तो वो ऑथेंटिक मानी जाएगी, प्रामाणिक पुस्तक, ठीक है ना। लेकिन अब आपका जो न्यूज़पेपर वाला जो प्रेस का काम जो शुरू होता है, तो ध्यान रखिए अभी भी प्रेस के लिए जो संस्था है वो RNI, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना तो बहुत बाद में हुई, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया यानी कि समाचार पत्रों का भारत का पंजीयक, हिंदी में हुआ समाचार पत्रों का भारत का पंजीयक, जो पंजीयन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है। हमारे पास संस्था है भारत में, दिल्ली में। और अगर आप IIS लेंगे, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में अगर जाएंगे, तो आपको वो पोस्ट भी मिल जाएगी, डायरेक्टर वाली, यानी पंजीयक वाली, रजिस्ट्रार वाली, पर बहुत सीनियर आदमी को मिलती है। जो लोग इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जाते हैं, एक तो उनको इसमें मास कम्युनिकेशन IIMC में, दिल्ली IIMC दिल्ली में 2 साल का कोर्स करने को मिलता है। तो उनका जो ट्रेनिंग होता है फाउंडेशन के बाद, तो फाउंडेशन के बाद में जो ट्रेनिंग है वो यही वाला होता है, IIMC का कोर्स पूरा। मास कम्युनिकेशन में डिग्री मिल जाती है, मास्टर डिग्री जैसी। अलग से 40 सीट होती है, 40 टोटल होती है, उसमें से 3 या 4 सीट रिजर्व होती है सिविल सर्विसेज वालों के लिए। वो भी उन्हीं लोगों के साथ में, जो लोग कंपटीशन क्रॉस करके आए, उन्हीं लोगों के साथ वो डिग्री करते हैं, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि आप जो लिस्ट में टिक करते हो ना, प्रेफरेंस देते हो, तो IAS IPS के प्रेफरेंस के बाद में नीचे कहीं ना कहीं IAS
इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस को भी टिक करते हो, तो आपसे इंटरव्यू में वो वैसे ही पूछ सकता है कि ये जो टिक किया आपने ये है क्या। तो एक तो सारी सर्विसेज के बारे में पढ़िए एक बार, चाहे एक एक पैराग्राफ पढ़िए, लेकिन जितनी भी सर्विसेज हैं यूपीएससी निकालता है उसकी स्टडी कीजिए, एक एक दो दो पैराग्राफ जरूर पढ़िए उसका, ताकि इंटरव्यू के हिसाब से। अभी क्या है कि इन दिनों में इंटरव्यू भी जो बच्चे दे रहे हैं, यूपीएससी में इंटरव्यू चल रहे हैं, एमपीपीएससी में भी चल रहे हैं, तो वो लोग भी यूट्यूब पे देखते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मसाला मिल जाएगा। तो यहाँ हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी पोस्टिंग हो सकती है प्रसार भारती में, आपकी पोस्टिंग हो सकती है क्या बोलते हैं हम उसको, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, और गवर्नमेंट की और भी जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें, और ये वाला RNI। तो फर्स्ट टाइम जो है बंगाल गजट बना था, है ना, फर्स्ट टाइम बंगाल गजट, ऑगस्टस हिक्की। तो एक तो आपको मैं एकदम से क्रोनोलॉजी आपको पूरी नहीं बता पाऊंगा, तो आप समाचार पत्रों के विकास में क्या क्या ख्याल रखना है आपको। समाचार पत्र का नाम सबसे पहले, दूसरे नंबर पर ईयर, कौन से साल में वो छपा पहली बार, तीसरे नंबर पे वो किसने निकाला, समाचार पत्र निकालने वाला, समाचार पत्र जिसने निकाला, वो भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं। मैं कई बार पढ़ चुका हूँ लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे, आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए। जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना, नहीं तो अंडरलाइन करके पढ़िए, फिर रिवाइज भी कीजिए, नहीं तो भूल जाते हैं। पढ़ते हैं, मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ लेकिन हर साल भूल जाता हूँ, वो याद नहीं रहता। जब ऐसे पढ़ाने के लिए करते हैं तो उसको याद नहीं रहता, वो या तो फिर रटने के लिए ही होता है वो, ठीक है ना। लेकिन बंगाल गजट याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो गजट शब्द है ये राजपत्र के लिए होता है। तो बंगाल गजट मतलब बंगाल में जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की, एक तरह से उनका गजट था। तो एक पहला न्यूज़पेपर अपनी सूचना देने के लिए है, ठीक है। तो उस समय बंगाल ही भारत था, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, तो बंगाल में ही सरकार बैठती थी, राजधानी थी। तो कलकत्ता ही एक तरह से राजधानी थी और वहीं पे सारी चीज़ें, इसलिए ज़्यादातर प्रेस की चीज़ें जो हुई है वो कलकत्ता में ही हुई है, ठीक है ना। इसलिए अमृत बाजार पत्रिका का नाम आता है, एक बहुत फेमस अखबार है, मोतीलाल घोष ने निकाला था। एबीपी न्यूज़ आप देखते हो अभी, वो यही है, अमृत बाजार पत्रिका। एबीपी न्यूज़ का मतलब अमृत बाजार पत्रिका, उसी का चैनल है वो, मोतीलाल घोष। और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तब उसकी खूब चर्चा होती है। लॉर्ड लीटन लेके आया था 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और उसने कहा था कि लॉर्ड लीटन ने कहा था कि जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, प्रोविंशियल लैंग्वेज, यानी कि खास करके बंगाली, पंजाबी, मराठी, इनमें न्यूज़पेपर नहीं छप पाएंगे, इंग्लिश में ही छपेंगे, है ना। तो ये जो मैं जितने भी शब्द बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी पढ़ाने को बहुत कुछ है ना, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसके पहले ही थोड़ा बहुत प्रतिबंध आने लगा, तो यहाँ मैं प्रेस में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता देता हूँ। एक चार्ल्स मेटकाफ को याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। मुक्तिदाता मतलब उसने फ्रीडम दिलाई है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे प्रेस के ऊपर, आप ये नहीं छाप सकते, वो नहीं छाप सकते। चार्ल्स मेटकाफ पहला व्यक्ति है एक तरह से जिसने। फिर लॉर्ड लीटन ने जो प्रतिबंध लगाए थे वो लॉर्ड रिपन ने हटाए, लॉर्ड रिपन। तो प्रेस से जुड़े हुए लोगों में ऑगस्टस हिक्की, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, ये नाम आएंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर निगेटिव नाम में फिर आपको मिलेगा लॉर्ड कर्जन,
करजन ने काफी हद तक प्रतिबंध लगाए थे, खास करके उस समय में स्वदेशी बहुत चल रहा था। करजन। और उसके बाद तो फिर प्रेस लगभग खुल गई थी और आपने देखा कि सभी समाचार तरह के समाचार पत्र निकल रहे थे। उर्दू में अल हिलाल निकाला था मौलाना आज़ाद ने, तो अब लाला लाजपत राय ने यंग बंगाल निकालना शुरू किया था। गांधी जी ने हरिजन और यंग इंडिया निकाला था उन्होंने। गांधी जी का भी यंग इंडिया था, हरिजन समाचार पत्र भी था। डॉक्टर आम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर निकाला था। तो ऐसे सबके न्यूज़पेपर आपकी लिस्ट बनानी है। यहाँ होमवर्क है आपका, एक लिस्ट न्यूज़पेपर ईयर और उनको प्रसारित निकालने वाले, ठीक है ना। बाकी सेंसरशिप कई बार आई है, कई बार सेंसरशिप आई है न्यूज़पेपर्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर। तो ये जो सेंसरशिप वाला है इसको थोड़ा सा लिखिएगा कि कब कब लोगों ने सेंसर किया है और किन किन चीज़ों को सेंसर किया है। तो ये पूरा एक प्रश्न होता है और मैंने जितना बताया अगर इतना लिख देते हैं तो ये एवरेज आंसर है। अब इसको विशेष उत्तर बनाना पड़ेगा आपको। 10 में से 5 नंबर तो आ जाएंगे, मैंने जो बताया इतना लिख दिया, ठीक है। लेकिन 6 या 7 नंबर लाने के लिए, 8 नंबर लाने के लिए अब आपको थोड़ा और मैटर लाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर के नाम बढ़ाने पड़ेंगे। एक्ट जो आया उनका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, वो आप हमारे नोट्स में से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का आपका काम हो गया, मतलब अब आप इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी चलें। इसको मेकअप आप कीजिएगा। अगला है एजुकेशन। एजुकेशन देखिए एक ऐसा सेक्टर था कि जितने गवर्नर जनरल थे वो सब एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो गवर्नर जनरल से तो ये एक्सपेक्ट करना या वॉइसराय से एक्सपेक्ट करना कि एजुकेशन वही बताएगा, तो वो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटर था जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आया था। उसे खास करके सेना का अनुभव ज़्यादा होता था, विद्रोह को कैसे कुचलना है इसका अनुभव ज़्यादा था, और सेना को संगठित कैसे करते हैं, देशी राजाओं से कैसे बात करनी है, ये चीज़ें उसको ज़्यादा पता थी। तो फिर एजुकेशन की बात कौन करेगा? एजुकेशन की बात करने के लिए हमेशा कमेटी और कमीशन बनाए गए। हमेशा एजुकेशन के लिए कमेटी और कमीशन दिए गए, और वो कमेटी और कमीशन फिर रिकमेंडेशन देते थे, अनुशंसा करते थे। तो आपको वो अनुशंसाएं जो कि त्यों जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी लिस्ट कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी वो पता होना चाहिए। तो क्या क्या पता होना चाहिए कि किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सा कमीशन आया, तो गवर्नर जनरल का नाम भी याद होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, किस समय में वो आया था, कौन सा साल था। तीसरा, कमीशन का नाम क्या था, किसकी अध्यक्षता में वो कमीशन बनाया गया था। और चौथा, उस कमीशन ने रिकमेंडेशंस क्या क्या दी थी, कौन कौन सी अनुशंसाएं की थी। और पांचवा हो जाएगा उसका प्रभाव क्या पड़ा था, मूल्यांकन। उसका आपको एक तरह से एनालिसिस करना है, असेसमेंट करना है कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था इंडियन सोसाइटी पर, भारत की जनता पे, हम लोगों पे, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। कई जगह पे वो माइलस्टोन का काम करेगा। तो जो इम्पोर्टेंट कमीशन है वो है वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, हंटर कमेटी या हंटर कमीशन, सेडलर कमीशन, बटलर कमीशन, हार्टोग कमेटी, और इसी बीच में गांधी जी की वर्धा योजना, एजुकेशन की वर्धा योजना।
और फिर स्वतंत्र भारत में जाएंगे स्वतंत्रता के आसपास तो राधा कृष्णन आयोग और कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन और कोठारी कमीशन, ये जो मैंने आपको जितने बताए इसमें एक दो और छोटे छोटे छूट गए होंगे कहीं, तो ये सब आपको एक सीरीज में करने हैं और हाईलाइट करना है कि महिला शिक्षा को किसने बढ़ावा दिया। एक चीज, प्राइमरी एजुकेशन के लिए कौन डेडिकेटेड था, हायर एजुकेशन के लिए कौन डेडिकेटेड था, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए कौन था। तो ये थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा। इसमें खास चीजें जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि किन किन कमीशन की वजह से भारत में एकदम से चेंज आया, एजुकेशन में चेंज आया। जैसे वुड्स डिस्पैच है डलहौजी के समय, चार्ल्स वुड जिसने ये रिकमेंडेशन दी थी उसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ठीक है। उससे पहले जो बहुत सारी छोटी छोटी हेस्टिंग्स के समय में भी कुछ चीज़ें हुई है, यानी कि क्लाइव के जस्ट बाद में कोशिश हुई थी, लेकिन वो केवल फारसी मदरसा था, उर्दू भाषा में मदरसे में पढ़ाने की व्यवस्था उसने की थी। बाद में जो लोग आए कार्नवालिस और ये, इन्होंने संस्कृत कॉलेज वगैरह चलाए, संस्कृत के विद्यालय चलाए, लेकिन फर्स्ट टाइम वुड्स डिस्पैच एक ऐसा था। और डलहौजी का समय आप समझ सकते हैं 1857 के जस्ट पहले 1856 के आसपास। तो ये वो समय था जब फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज तरीके से इंग्लिश में एजुकेशन देना, खास करके हायर एजुकेशन को इंग्लिश में करना। इन्होंने कहा था कि प्राइमरी स्कूल्स जो होंगे, इन्होंने तीनों की बात की थी, प्राइमरी की भी बात की थी, सेकेंडरी की भी बात की थी, हायर एजुकेशन की भी बात की और टेक्निकल एजुकेशन की भी बात की और पहली बार महिला शिक्षा की भी बात की। तो वुड्स डिस्पैच अलग से तैयार कीजिएगा 300 शब्दों में, 300 वर्ड्स का एक अलग से वुड्स डिस्पैच का नोट्स बनाइए। बाकी सब कमीशन को 100 वर्ड में बनाइए। तो एक तरह से भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन का विकास 1200 के आसपास एक निबंध हो जाएगा। अच्छा, 1200 शब्दों का जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 1200 वर्ड्स तो मिनिमम 1500 शब्द भी कर सकते हैं। फिर आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से कभी शिक्षा के ऊपर कभी आया या ऐसे आ गया कभी, तब भी आपको ये सब लिखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप अभी तक आओगे, सर्व शिक्षा अभियान तक आओगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई वाली है उस तक आओगे। तो ये जो सारी चीजें होंगी, इस तक लाने के लिए आपको पहले पूरा विकास दिखाना पड़ेगा और ये ऐसे में भी काम आएगा, 4th पेपर में भी काम आएगा, क्योंकि शिक्षा की बहुत सारी चीजें हैं। सर सैयद अहमद खां को लेके आओगे, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा यानी शांति निकेतन, विश्व भारती, उसको लेके आओगे, गांधी जी का शिक्षा में योगदान है वो कहीं लेके आओगे, तो समग्रता में पढ़ना पड़ेगा। और राजा राम मोहन राय का अगर आप पूरा देखें तो वो शिक्षा के आसपास ही है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ब्रह्म समाज के माध्यम से शिक्षित किया, क्योंकि सब लोग तो उस जमाने में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत भी नहीं थी। अच्छा, एक और वो लिख दीजिएगा, भारत में न्यूज़पेपर के पितामह, जर्नलिज्म के पितामह लिख दीजिए उनको, उस वाले में न्यूज़पेपर के विकास में लिख सकते हैं राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया। भारत में पत्रकारिता के पितामह हैं वो। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, उन्होंने बंगाली में भी निकाला और फारसी में भी निकाला और इंग्लिश में भी निकाला। तीनों भाषाओं में न्यूज़पेपर निकाले उन्होंने उस जमाने में। तभी तो वो सती प्रथा के खिलाफ प्रचार कर पाए, क्योंकि उनके पास न्यूज़पेपर थे, पढ़े लिखे लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते थे, समर्थन हासिल कर पाए वो। और न्यूज़पेपर में तीनों चीजें आती है,
डेली न्यूज़पेपर भी आता है, वो भी न्यूज़पेपर है। वीकली जो टेबलॉइड आता है उसको भी न्यूज़पेपर बोलते हैं, उसके पेजेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फोर्टनाइटली होता है 15 दिन वाला, वो भी। और मंथली मैगजीन भी न्यूज़पेपर ही कही जाती है, ध्यान रखिए। जो मंथली मैगजीन आती है उसे भी न्यूज़पेपर ही माना जाता है, उसको मंथली न्यूज़पेपर बोलते हैं। जो आप मंथली मैगजीन, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं वो क्या है? मंथली न्यूज़पेपर। तो ये सब न्यूज़पेपर ही है। न्यूज़पेपर की परिभाषा समझ में आ गई ना? कई बार हम सोचते हैं कि लंबा चौड़ा रोज जो अखबार फेंक के जाता है उसी को न्यूज़पेपर कहते हैं, तो इस मान्यता से बाहर आना पड़ेगा आपको। इसमें आरएनआई की परिभाषा के हिसाब से भी और इधर भी है ना। मैगजीन भी, पेम्पलेट जो था वो अलग होता था, पेम्पलेट को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता था। पेम्पलेट जो खास करके क्रांतिकारी यूज करते थे, फेंक करके चले जाते थे, कहीं बम धमाका किया और फिर पेम्पलेट फेंक दिए, यानी उनको उठा करके जो भी पढ़ेंगे उनका प्रचार हो जाएगा। फिर वो पेम्पलेट न्यूज़पेपर में छपता था कि लोगों ने वहां धमाका किया, क्रांतिकारियों ने, और ये पर्चा वहां से मिला और उसमें ये लिखा हुआ था। तो न्यूज़पेपर में बाद में छपता था। तो पेम्पलेट अलग चीज़ है। पेम्पलेट जनरली जो है वो पेम्पलेट छापना मतलब तो एक तरह से आज तो प्रचार के लिए छापते हैं, लेकिन उस समय में तो गाली देने के लिए छापता था। तो उसके लिए तो कोई परमिशन देगा नहीं, इसलिए उसके लिए परमिशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही उसे कोई परमिशन देता था, क्योंकि उसकी सेंसरशिप क्या होगी, वो तो निगेटिव चीज़ ही होगी। तो क्रांतिकारी कभी भी भले अच्छी बातें तो लिखेंगे नहीं, सरकार के खिलाफ ही लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर की लिस्ट करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट आदमी भी निकल आएंगे। तो ये यहाँ शिक्षा, तो वुड्स डिस्पैच। उसके बाद बहुत सारे हैं, ये इसको देखिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट आएगा, जो विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन का, यूनिवर्सिटी एक्ट। यूनिवर्सिटी एक्ट सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी बनी, सबसे पहला जो कॉलेज बना वो हिंदू कॉलेज था, आपको पता है, आधुनिक कॉलेज। उसके पहले जो कॉलेज बने थे वो संस्कृत कॉलेज थे, संस्कृत कॉलेज। लेकिन पहला कॉलेज था वो हिंदू कॉलेज के नाम से था, कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय और उनके जो मित्र थे डेविड हेयर, उन दोनों ने मिलकर के, वो घड़ी रिपेयरिंग करने का काम करते थे, डेविड हेयर, दोनों ने मिलकर के ये न्यूज़पेपर निकाला था। देखिए, ये अलग से भी आप न्यूज़पेपर का विकास पे बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल खोजेंगे तो बहुत मिल जाएंगे वीडियो। यूट्यूब पे अब अंबार लगा है, सूचनाओं का भंडार है, खास करके अलग अलग टॉपिक के ऊपर भी, एक एक छोटे छोटे माइक्रो टॉपिक के ऊपर भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, और उसमें वो सजेस्ट भी कर देंगे। हो सकता है वो कोई किताब का हवाला दे करके भी आपको वहाँ पढ़ा रहे हों। अब हम लोग तो यहाँ कोई किताब भी नहीं देते, कोई स्क्रीन भी नहीं है हमारे पीछे, बोर्ड का भी उपयोग नहीं करते, बहुत साधारण क्लास है। और बहुत साधारण तरीके से इसलिए समझाते हैं क्योंकि अगर आप हमारी सारी क्लासेस देखेंगे, पुरानी सभी क्लास देखेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरा सिलेबस जो है वो तीन बार मिनिमम हम लोगों ने करा दिया है, पूरा सिलेबस हो चुका है। अगर हमारे सारे वीडियो अगर कोई देखे और उस हिसाब से होमवर्क करे तो उसका 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर उन निर्देशों का पालन करे कोई तो 3 बार हो जाएगा। 3 बार होना मतलब सिलेक्शन ही हो जाना है, पर वो ईमानदारी से फॉलो करे, उसमें जो बताए हुई चीज़ें हैं वो बहुत ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। ईमानदारी से करने का मतलब जो अभी जैसे आज मैं बोल रहा हूँ कि आप 100 शब्दों में ये बना लीजिए, वैसा वो उसी दिन बना ले, जिस दिन बताया है उस दिन बना ले। हमारा एक एक वीडियो आपको 24 घंटे बिजी रख सकता है, कई बार तो पूरे सप्ताह बिजी रखेगा, इतना मटेरियल हमने बताया हुआ है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। गाइडेंस और कोचिंग तो इतना ही होता है। अब रही बात टीचिंग की, तो टीचिंग तो स्पून फीडिंग है, वो तो आप चाहे जितना करा दो, ठीक है ना। अब किसी को बच्चा बड़ा हो जाए तब भी हाथ से खाना कैसे खिला सकते हैं, अब उसको खुद खाना चाहिए, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बताना भी ज़रूरी है। तो उस हिसाब से हमारी क्लास चाहे साधारण दिखती हो, लेकिन कंप्लीट गाइडेंस है पूरा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पूरा गाइडेंस है, और हम कंटिन्यूअस दे रहे हैं इस गाइडेंस को, काफ़ी सालों से दे रहे हैं। तो उसी का निचोड़ है कि ऐसा बताने से और इसको फॉलो करने से ही बनते हैं, नया कुछ नहीं है, अलग से 4 चांद लगाने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है तैयारी।
है ना। तो बहुत साधारण तरीके से चूंकि बताया जा रहा है, मैंने बताया बहुत साधारण क्लास है, बहुत ही साधारण तरीके से बताया जा रहा है, तो आपको भी उसी तरीके से उसको फॉलो करना है, उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो अभी हम जो पॉइंट्स बता रहे हैं बस इनको थोड़ा सा एलेबोरेट करना है, और कॉपी में आप लिख लेंगे उससे बात नहीं बनेगी, थोड़ा अंडरलाइन करके पढ़िए, उसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बिना देखे लिखना होता है, तो आपको वहाँ पर रिकॉल हो जाए आसानी से और आप लिख सकें। इस लेवल पे पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं है। लेकिन हाँ, 3 बार सिलेबस चूंकि अब हो गया, पहले तो इतनी बार नहीं था तो हम नहीं कहते, लेकिन 3 बार वाले वीडियो जरूर देखिएगा। सभी वीडियो का सेम टॉपिक होने के बावजूद भी अलग फ्लेवर रहेगा, उसमें देखेंगे कि अलग तरीके से बात बताई गई है। उस समय में हम जो पढ़ते थे, उस समय में जो थॉट प्रोसेस रहा होगा उस हिसाब से बात की गई होगी। आज जो बात कर रहे हैं वो आज की हमारी हालत के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो 3 बार आपको प्रेस का विकास 3 या 4 बार मिल जाएगा, 3 या 4 बार शिक्षा का विकास मिल जाएगा और पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया तब तक हमारे यहाँ काफ़ी विश्वविद्यालय बन गए थे, लेकिन हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, हिंदू कॉलेज। बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बनाए, सबसे पहले प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिंदू कॉलेज हो गया जैसे, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी था तो बॉम्बे का भी एक प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज। यही कॉलेज बाद में किसी न किसी यूनिवर्सिटी के नाम से बने, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, है ना। आजकल हम लोग एक जादवपुर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ऐसे फिर जो कॉलेज बने वो पंजाब यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि किस किस कमीशन के तहत क्या क्या रिकमेंडेशन हुई और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी बनी। तो अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज तैयार हो गई थी करजन के समय में। 1905 आता है, 1904 का है विश्वविद्यालय अधिनियम। इसको अच्छे से तैयार कीजिए, इसके पॉइंट्स तैयार कीजिए, इसके लिए बाकायदा कमेटी बना करके सम्मेलन हुए और उन सम्मेलन में जो डिस्कशन निकला उसके आधार पर उच्च शिक्षा को निर्धारित किया गया, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन आने के बाद ही तभी तो तकनीकी शिक्षा आएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस भी बनेंगे तमाम प्रकार के, तो फिर भारत में इंजीनियरिंग और उद्योगों की स्थापना होगी। भारत में उद्योगों की स्थापना उसी आधार पे होगी, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है शिक्षा वाला आप करेंगे। फिर लास्ट में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, जिसकी रिकमेंडेशन पे डॉक्टर राधाकृष्णन वही 5 सितंबर जिनके सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। अब वो डॉक्टर राधाकृष्णन उन्होंने ही रिकमेंड किया था यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसी से बना था, उन्हीं के रिकमेंडेशन में था, ठीक है। और तब से यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स मिल रही हैं, कॉलेजेस को ग्रांट्स मिलती हैं। तो गवर्नमेंट का जो शिक्षा विभाग है वो उसके साथ काम करता है। तो ये भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है कि लेबर रिफॉर्म। तो इंडस्ट्रीज और लेबर दोनों पैरेलल चलेगा, उद्योगों का विकास और लेबर का। लेकिन लेबर तो पहले कॉटेज इंडस्ट्री में भी थी। वैसे भारत की जो ताकत थी वो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री है, यानी कि हाथ से हथकरघा, हस्तकला जिसको हम लोग बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट, हाथ से काम करना, हाथ से कताई बुनाई करना, तरह तरह की चीजें और हाँ हस्तकला, यस हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। लेकिन ये खत्म हो गया। ये इसके पीछे अंग्रेजों की पॉलिसी है, उपनिवेशवाद की, इंपीरियलिज्म की, साम्राज्यवाद की, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत वही आप जानते हैं कि अच्छा कुछ विकास मुझे और याद आ रहे हैं, उनको लिस्ट में लिख लीजिए। पहले एग्रीकल्चर का विकास, भारत में एग्रीकल्चर का विकास, कृषि का विकास भी अंग्रेजों के समय में अलग तरीके से हुआ। कृषि का विकास, टैक्सेशन का विकास, करों का विकास, कर कैसे लेते हैं, कर टैक्सेशन यानी कि कर संग्रहण को टैक्सेशन कहते हैं। तो आपने वो महलवाड़ी, रैयतवाड़ी वो सब सिस्टम देखे ना,
वो परमानेंट सेटलमेंट, वो सब जो है टैक्सेशन का विकास। तो 3 चीजें एक साथ चलेंगी, 4 चीजें एक साथ होंगी। अंग्रेजों की ये पॉलिसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज का विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, कृषि का विकास और टैक्सेशन का विकास, ये सब तीनों एक साथ हैं। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल के हिसाब से खेतों में क्या उगाया जा सकता है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज जो बनी थी, जैसे सूती मिल बने थे, कॉटन मिल, सूती कपड़े के सबसे ज़्यादा मिल मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सूती मिलों का विकास हुआ। फिर इंदौर में भी है, मध्य प्रदेश के भी कुछ जगहों पर है। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज आई थी वो सूती मिल, सूती कपड़े का मिल, यानी कि कॉटन मिल। और आज भी आप देखते हो कि गुजरात में और महाराष्ट्र में बहुत सारे कपड़ों के कारखाने, और यहीं पे मजदूरों का आना हुआ, इसी में सबसे ज़्यादा मजदूर लगाए गए, इसलिए कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, वो भी इसी के साथ हुए। तो लेबर रिफॉर्म, 4 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेबर रिफॉर्म, कृषि का विकास, और कृषि के विकास में कपास का प्रवेश हो जाएगा। कपास एक नगदी फसल हो जाएगी, क्योंकि कपास तो खाया नहीं जाता। तो कपास कहाँ लगेगा? कपास इन मिल में लगेगा, यानी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ में कपास एक कैश क्रॉप बना, और उसी आधार पर टैक्सेशन चेंज होगा। उधर किसानों पे टैक्स लगेंगे, क्योंकि उनको कमाई हो रही है कपास बेचने से, और उनसे टैक्स लिया जाएगा। और तीसरा, लेबर लगाई जा रही है उस फैक्ट्री में, तो लेबर रिफॉर्म्स। तो आप देखोगे कि एक समय में 7 साल के बच्चे से भी काम कराया जा सकता था, फिर उन्होंने कहा नहीं 9 साल के बच्चे से काम कराया जा सकता है। पहले उन्होंने कहा नहीं 7 साल के बच्चे से 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं 9 साल के बच्चे से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं कराएंगे, फिर ऐसे 11 साल का बच्चा, तो ऐसे ऐसे बढ़ता गया। तो फैक्ट्री रिफॉर्म्स में आप देखोगे कि बच्चे कितनी उम्र तक के काम करेंगे और कितना घंटा काम करेंगे, और फिर वयस्क जो है वो कितने घंटे काम करेंगे। तो ये लेबर रिफॉर्म्स आप जब लेकर के आएंगे तो हमेशा कमीशन बनेंगे, और कमीशन रिकमेंड करेंगे कि इतने साल के बच्चे और इतने समय तक। और महिलाएं काम कब करेंगी? तो रात में महिलाओं का काम करना लेबर रिफॉर्म में बंद कर दिया गया, कि उनको केवल दिन में काम में बुलाया जाएगा और इतने घंटे ही काम कराया जाएगा और अवकाश दिया जाएगा। तो ये आपको जो आर्टिकल 41, 42 और 43 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे, यहाँ तक 1950 तक लेके आना है। और अंत में डॉक्टर अंबेडकर लेबर रिफॉर्म के, मॉडर्न लेबर रिफॉर्म जो हुआ हमारा आज़ादी के बाद वाला, वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हुआ। तो डॉक्टर अंबेडकर लास्ट में सजेस्ट करते हैं कि 8 घंटा ही वयस्क काम करेगा। तब से 8 घंटे का चल रहा है कि 8 घंटे से ज़्यादा वयस्क को काम नहीं। पहले तो वयस्क 15-15 घंटे, 16-16 घंटे भी काम कर रहे थे। एडल्ट लोगों से तो रात दिन काम लिया जाता था। बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, बॉन्डेड लेबर नहीं होगा, पेमेंट दिया जाएगा, खास करके कैश में पेमेंट दिया जाएगा। सामान वगैरह नहीं दे सकते आप, कैश में पेमेंट करेंगे। तो आपको लेबर रिफॉर्म बहुत ध्यान से पढ़ने, ये चारों चीजें मैंने जोड़ दी है। कैश क्रॉप्स में क्या क्या बढ़ता जाएगा? उधर कपास, शुगर कैन, नील, ऑयल सीड्स, ठीक है, ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उधर ऑयल निकालने का कारखाना है, तो इधर ऑयल सीड्स बोना पड़ेंगे, है ना। जूट, क्योंकि रेशा बनाया जा रहा है बोरे बनाए जा रहे हैं, उसके बैग्स बनाए जा रहे हैं। तो आप शुगर कैन, शुगर बनाने में काम आएगा। नील एक्सपोर्ट होता था और उसका प्रोसेसिंग होता था। तो ऐसे तो आपको उधर कृषि का विकास, कि भारत में कृषि का विकास के अलावा कॉफ़ी, चाय, ये सब तो अंग्रेजों ने ही बताया ना। चाय, टी, चाय के बागान, अंग्रेजों के बताने के बाद चाय के बागान बने।
और फिर उन पे नए प्रकार का टैक्सेशन नए प्रकार का सिस्टम टैक्स वसूल करने का, ठीक है। और फिर चाय के बागान में जो काम करेंगे उनका फिर वही माइग्रेशन और उनसे संबंधित कानून और वो सब, ठीक है। तो कृषि चार चीजें समझ में आ गई, जुड़ी हुई है, चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई, इसलिए चारों का विकास पैरेलल एक साथ देखिए। और जब निबंध टाइप का भी लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, तो आप हवाला दे सकते हैं यूरोप की औद्योगिक क्रांति का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से चलिएगा वहाँ, खास करके इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग बनी हुई है। वहाँ पर लंकाशायर में सूती मिलें हैं, मैनचेस्टर में, तो सर्वाधिक उद्योग मैनचेस्टर, लंकाशायर, उसी के लिए कच्चा माल यहाँ से शुरू होगा। फिर इंडस्ट्री में एक और क्षेत्र आएगा लो इस्पात वाला, आयरन एंड स्टील। तो स्टील के कारखाने, खास करके टाटा के समय में, टिस्को, जमशेदपुर, जमशेद टाटा के नाम से बकायदा शहर का नाम बना। भिलाई में जाएंगे, भिलाई के यहाँ पे टाटा नगर, नाम ही उसका टाटा नगर है, और एक तरफ जमशेद नगर, जमशेद नगर, धोनी का गांव है, धोनी का शहर है ना, MS धोनी का। तो आप समझ सकते हैं कि उद्योगों के स्थापना के साथ शहरों का विकास हुआ। बोकारो स्टील प्लांट है ना, तो बोकारो में, तो भिलाई में, तो आप झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग, कोयला इंडस्ट्री इसके साथ चलेगी, है ना। तो ताप विद्युत गृह, थर्मल पावर की शुरुआत। तो ये सब चीजें होमवर्क के तौर पे आपको मिल रही हैं। मुझे लगता पूरा सप्ताह लग जाएगा, ठीक है। ये केवल आज का होमवर्क नहीं है, पूरा सप्ताह लगेगा। अगला बताइए, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। हाँ, सिविल सर्विसेज बाद में ले लेंगे, पहले परिवहन ले लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में जो सबसे जो हिस्सा है, देखो यूँ तो ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते हैं हम लोग, रोड, सड़क परिवहन, लेकिन अंग्रेजों ने जो रोड बनाए वो अलग तरीके से बनाए। पहले जो रोड थे वो अलग थे। पक्की सड़कें बनाने की शुरुआत, पक्की सड़कें बनाने की शुरुआत, सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगाना, बीच में डिवाइडर बनाना, सड़क बनाना। जो मॉडर्न सड़कें आप देखते हैं ये अंग्रेजों की देन है, अंग्रेज बना के गए। रोड के नाम भी डाले हैं ना, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तीनों तरह के बनाए गए थे। स्टेट हाईवे, राज्य मार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग, और लिंक रोड, इनको जोड़ने वाले गांवों से और शहरों से, कस्बों से। गांव के रोड तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम जाएंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लेकिन जो कस्बे हैं, छोटे छोटे टाउन हैं, और जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, छोटे सिटीज़ हैं, वो सिटीज़ से जो रोड जुड़ते थे स्टेट हाईवे से, उसको बोलते थे लिंक रोड। उसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, और उसका कारण भी था। कई शहरों में छावनी बनाई हुई थी, कैंट बनाया हुआ था, मिलिट्री अपनी फौज रखी हुई थी अंग्रेजों ने, तो उनको लाने ले जाने के लिए। और दूसरे नंबर पे आएगा रेलवे, जो बहुत बड़ा नेटवर्क बना रेलवे। और रेलवे जितना अभी है उसका लगभग 60% हिस्सा 1947 तक बन चुका था। 1947 नहीं, 1900 तक की बहुत सारा हिस्सा बन चुका था। रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पूरे, और रेलवे शुरू में रेलवे नैनो गेज, फिर मीटर गेज, फिर ब्रॉड गेज। लेकिन अंग्रेज ये सब विकसित कर चुके थे, ठीक है। यहाँ तक कि टॉय ट्रेन, शिमला कालका वाला वो, और नीलगिरी, और वो तक विकसित हो गया था। चाहे उन्होंने अपने बच्चों और महिलाओं को घुमाने के लिए, उनको दिखाने के लिए किया हो, लेकिन वो सब भी हुआ था। तो रेलवे जो है बहुत बड़ा, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस बीच में कि
रेलवे भारत के लिए फायदेमंद हुआ बाद में, और बाद में हमने उसको एक्सटेंड किया और रेलवे को कॉपी भी किया झोंका त्यों, और विकसित भी किया। लेकिन रेलवे शुरू में जो बनाया गया था उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया, और वहाँ की जो बहुत सारे पूंजीपति हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला, और उसके बदले में उनको बड़ा भारी मुनाफा हुआ। वहाँ जो पूंजी बेकार हो गई थी, यानी कि एक तरह से हमारे यहीं से ही लूटा गया पैसा वहाँ जब पहुँचा तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, उसी पैसे को उन्होंने एक तरह से रेलवे में इन्वेस्ट किया। रेलवे का निर्माण करने वाली, रेलवेज बिछाने वाली जो कंपनियां थी सब वो लंदन से आती थी और उन्हीं का पैसे से वो बनाती थी, लेकिन उसके बदले में वो सब फिर वसूल करती थी, यहाँ की गवर्नमेंट से पैसा लेती थी, तो वो भारतीयों का ही पैसा लेकर के वापस जाते थे। एक चीज़ तो उसको वेल्थ ड्रेन का कारण भी माना गया है। तो जब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं और थ्योरी बताते हैं हम दादा भाई नौरोजी की, और किताब है उनकी पूरी वेल्थ ड्रेन पर, धन के निष्कासन का सिद्धांत, थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ ड्रेन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये जो धन के निष्कासन का सिद्धांत है उसमें रेलवे एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, और एक तरह से वो जताते थे कि हम भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन उन्हीं के खुद के लिए फायदेमंद था, चाहे अपने ट्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या फिर ट्रेड, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को इधर से उधर लाना, या तैयार माल को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो आपको यहाँ वेल्थ ड्रेन को भी जोड़ना है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना, खास करके रेलवे वाले में। बट सिलसिलेवार आपको रेलवे देखना पड़ेगा कि कब कब रेलवे की कौन कौन सी संस्थाएं बनी। आप जानते हैं अभी हम लोग कितने जोन मानते हैं रेलवे जोन? 19, हाँ 16 तो बहुत पहले थे, जब हम पढ़ते थे तो 16 हुआ करते थे, अब 19 रेलवे जोन है। हम लोग सेंट्रल रेलवे में बात करते हैं या वेस्टर्न रेलवे में बात करते हैं, तो ये सब नाम है ना, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न, और इस तरह से जो नाम आप देखते हो। तो ये जोन की शुरुआत जो है ये अंग्रेजों ने की थी, ठीक है। ये रेलवे जोन बना करके रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन करना, रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन, रेल बजट प्रस्तुत करते थे अलग से। अब तो हमने मर्ज कर दिया रेल बजट, जनरल इसमें आम बजट में आ गया, लेकिन एक समय में उसको आम बजट से अलग करके रेलवे बजट अलग से किया था अंग्रेजों ने, तो रेलवे बजट आता था, ठीक है। तो ये सब बातें लिखनी है आपको, रेल बजट से जुड़ी हुई चीजें, और इसका फिनेंस कैसे होता था, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बड़ौदा में रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये उन्होंने डेवलप किया। अभी तक भारत में अधिकांश जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने ही डेवलप किए हैं। मसूरी वाला भी, लबासना हमने नाम रख दिया उसका, लेकिन अंग्रेजों ने ही बनाया था। वहाँ वो अपने सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देते थे। हेलीबरी वहाँ पर लंदन में, उसका इंडियन कॉपी है वो, तो सबको लंदन न भेज करके बीच में यहीं कराने लगे थे, नहीं तो उससे पहले ट्रेनिंग भी वहीं होती थी, यूरोप जाना पड़ता था ICS का ट्रेनिंग लेने के लिए। ICS के बाद हमने स्वतंत्र भारत में उसका नाम IAS रख दिया, IAS IPS। पहले सब क्राउन के लिए था, एक तरह से सब ब्रिटेन के लिए ही सेवा कर रहे थे। इंडियन सिविल सर्विसेज थी, लेकिन सेवक किसके थे? ब्रिटेन के थे, सैलरी यहाँ से मिलती थी, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट में ये, फिर एयर तो बहुत लेट आया, राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज शुरू किया तो टाटा ने पहली बार, यही एयर इंडिया का नाम नहीं था उस समय में, पहले टाटा की सर्विस थी, लेकिन एयर सर्विसेज। और वाटरवेज भी शुरू हो गए थे अंग्रेजों के समय में, वाटरवेज भी शुरू हो चुका, जल परिवहन वाटरवेज शुरू हो चुका था। इसके अलावा कम्युनिकेशन का सुधार भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, यहीं पे ट्रांसपोर्ट के साथ में कम्युनिकेशन भी लिख सकते हैं। और कम्युनिकेशन में टेलीग्राफ, पोस्ट डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक विभाग, ये सब जो है ये क्रेडिट जाता है डलहौजी को। डलहौजी के समय में तैयार हुए थे सबसे पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, और टेलीग्राम्स आते जाते थे, खास करके
ब्रिटेन से, लंदन से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि उनको ऑर्डर लेना होता था लंदन का, ओबे करके फिर बताना भी है। तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये भी लिखेगा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बताइए, अब है सिविल सर्विसेज। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सिविल सर्विसेज को थोड़ा सा इंडियन के लिए खोला गया, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडियंस को बिना किसी भेदभाव के 1833 के चार्टर एक्ट में भारतीयों को प्रवेश के लिए, उसके पहले जो सिविल सर्विसेज थी वो केवल ब्रिटेन के लोगों के लिए थी। और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के लोगों में सिविल सर्विसेज का जबरदस्त क्रेज था। अगर अभी भी बहुत सारे बच्चे जब 10th में 12th में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि इनको IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, या इसको इंजीनियर बनाएंगे, IIT में जाएगा बच्चा, इस टाइप की बात करते हैं। उस समय में ब्रिटेन में बच्चों के साथ यही बात होती थी कि अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, छोटा बच्चा, तो उसके लिए कहा जाता था वो इंडिया जाएगा, बड़ा होकर के इंडिया जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ कलेक्टर बनेगा, इंडिया में कुछ करेगा, है ना। इस बहुत पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया जाता था, बाद में इंडिया का नाम लिया जाता है। इंडिया में करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करेगा, ऑफिसर बनेगा। तो जैसे उसके हाव भाव होते थे बच्चे के, पूत के पैर पालने में जैसे नजर आते थे, वैसे उसको कहा जाता था कि ये ऐसा करेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्रेज रहा होगा। लोग तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज की, और पहले परीक्षा लंदन में ही होती थी, बहुत बाद में फिर इंडिया में होना शुरू हुई। और शुरू में तो लॉर्ड लीटन ने तो 18 साल कर दिया था कि 18 साल में ग्रेजुएट भी होना है और सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास करना है। मैक्सिमम एज, अभी तो हम लोग जनरल के लिए 32 की बात करते हैं, ठीक है ना, OBC के लिए 35 की। तो वहाँ पर कितना था हाईएस्ट? 18। और उसका कारण क्या था 18 रखने का? बहुत समय तक 21 रही, बहुत समय तक 21 साल जो थी वो मैक्सिमम एज थी। अभी का बच्चा भी 21 साल में ग्रेजुएट होता है, अभी भी अगर किसी बच्चे को देखें तो 21 साल में ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उस समय तो 21 साल आखिरी उम्र है। इसका मतलब इंडियंस को बाहर करना है, इंडियंस उस एग्जाम में न निकाल पाए, यही एक उद्देश्य था। लेकिन सिविल सर्विसेज के विकास में आप देखेंगे कि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर 23-24 साल तक आई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस निकाल चुके थे, अरविंदो घोष निकाल चुके थे, सत्येंद्रनाथ बोस निकाल चुके थे, तो बहुत पहले लोगों ने निकाला। बहुत सारे इंडियंस ने फिर ये एग्ज़ाम निकाली और इंग्लैंड जा करके परीक्षा भी देते थे। बाद में भारत में होने लगी ये परीक्षा, दोनों जगह होती थी, इंग्लैंड में भी होती थी, वहाँ के बच्चे वहाँ का सेंटर लेते थे, यहाँ के बच्चे यहाँ, पेपर इधर आ जाते थे, ठीक है, तो कॉपी चेक होती थी। बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट आ चुका था, अंग्रेज लेके आए थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो UPSC है वो अंग्रेज ही स्थापित करके गए थे, हमने बाद में उसका नाम UPSC कर दिया, पहले आ गया है। तो आपको ये विकास में ये देखना है कि कब कब उम्र कितनी रही है, किस गवर्नर जनरल के समय में परीक्षा का स्वरूप कैसा था, कौन कौन भारतीय तब सिविल सर्विसेज निकाल चुके थे। तो होमवर्क आपका ये रहा, ये सब मैटर मिल जाएगा आपको, हमारे नोट्स में तो सिलसिलेवार दिया हुआ है। बाकी आप चाहें तो तमाम वीडियो में से निकाल लेंगे, या ऐसा कुछ मैटर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लाइन से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा काम है कि आपको बिजी रखना है पूरे सप्ताह। कौन सा नोट्स आपको बनाना, आप बना करके मुझे दिखा सकते हैं कि ये ऐसा बनाया है। और UPSC का ऐसा कोई पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आप उसको सॉल्व करके भी ला सकते हैं कि पहले ये इसी का भारत में सिविल सेवा के विकास पे क्वेश्चन पूछा है, ये लैंग्वेज है, मैंने ये आंसर लिखा है, क्या इस लैंग्वेज के हिसाब से ये आंसर ठीक है? तो अगर आप मुझे दिखाएंगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये ठीक है या नहीं, उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। तो ऐसा करके हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऐसे तो सारा टॉपिक तो पढ़ाना संभव नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मैं भी कुछ देख नहीं रहा हूँ, तो मुझे जितना याद आ रहा है मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ जब आप होमवर्क करने जाएंगे और मैटर सामने होगा तो आपका सारा ये रिपीट होता, आपको लगेगा कि यही सब चीज़ें बताई गई जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, यही चीज़ उसमें मिलेगी और इसी सीक्वेंस में मिलेगी लगभग। नेक्स्ट और क्या था बच गया इसमें? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्म फोर्सेस, यस। सबसे बड़ा परिवर्तन तो 1857 की क्रांति के बाद है, तो ये थोड़ा इसमें ज़्यादा मैटर नहीं मिलेगा आपको।
लेकिन फिर भी सूबेदार की पोस्ट है, वो जो कि त्यों ले ली उन्होंने, मुगलों से ले ली। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब हम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो उसको कमांडर इन चीफ, वो बोल रहे हैं ना, बटालियन 750 लोगों की एक बटालियन होगी, ये इस टाइप की चीज़ें जो है यहाँ विकसित होती हुई नजर आएंगी। किसको क्या कहेंगे, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, बटालियन, लांस नायक, ये वर्ड तो कई जगह होगा, नायक, लांस नायक। तो कुछ इंडियन वर्ड भी लिए उन्होंने, कुछ मुगलों के वर्ड लिए, अरबी फारसी वाले, ऐसा करके मिला जुला के अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के सूबेदार के साथ नायब सूबेदार और ये सब बना दिए। तो आज भी हम उसको सूबेदार ही बोलते हैं, पोस्ट जब निकलती तो सूबेदार की निकलती, लेकिन हवलदार को कांस्टेबल भी बोलते हैं। ऐसे दो नाम हमने कर लिए। तो अंग्रेजों ने जो है पूरा देखा जाए तो इसको फ्रेम किया है, और फ्रेम करके बकायदा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सब चीज़ें वो बना के गए थे। तभी तो आप देखते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो डेवलप हो चुकी थी, और इंडियन नेवी बहुत दूर तक जाती भी थी, है ना। तो ये थी। और पुलिस का शुरुआत कर दिया था। तो पुलिस का तो चाहे चोरी चोरा वाली घटना हो, तब भी आप देखते हैं कि भारत भर में थाने बन गए थे, पुलिस स्टेशंस बन गए थे, और अंग्रेज ऑफिसर्स, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला कंसेप्ट बहुत पहले आ गया था, एसपी वाला। और फिर सीआरपीसी और आईपीसी, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें, मैकॉले का, अच्छा वो मैकॉले को जरूर लिखिएगा शिक्षा वाले में, ध्यान रखिएगा। वो वुड्स के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, वो वुड्स के पहले वो आएंगे मैकॉले। मैकॉले की शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी। और मैकॉले कानून को ऑर्गेनाइज करने वाला भी है, कानून को कोडिफिकेशन करना, संहिताबद्ध करना। लॉ को कोडिफिकेशन सबसे पहले जो किया वो मैकॉले ने किया, और अब हमारे गृह मंत्री ने इनको फिर से इंडियन स्वरूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो अभी तीनों कानूनों को जो है फिर से इंडियन स्वरूप में आप देखेंगे, पढ़िएगा इसके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पढ़िएगा। इसके अलावा बताइए। अब हाँ, इंडस्ट्रीज हो गया, हाँ, जुडिशियल सिस्टम का रिफॉर्म्स में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट एक्ट, अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तो वहां आ गया है, एलिजा इम्पे बन गए और सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट में आ गया, लेकिन हाई कोर्ट एक्ट बाद में आया। तो शुरू में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम आया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी धीरे धीरे जुरिस्डिक्शन बढ़ेगा, तो वो मैं आपको अगले वीक बताऊंगा। अगले वीक हम लोग शायद कर पाएंगे इसको, क्योंकि आज तो टाइम हो गया। तो हाई कोर्ट्स, फिर अधीनस्थ न्यायालय, छोटे न्यायालय, फिर आप ये कह सकते हैं कि सिविल मामलों का और क्रिमिनल मामलों का अलग अलग होना, दोनों को अलग करने की कोशिश करना। और फिर एक बार कोडिफिकेशन हो गया तो उस कोडिफिकेशन के हिसाब से तो सेशन कोर्ट, सर्किट न्यायालय, सर्किट कोर्ट, ये सब कंसेप्ट आप लिखिएगा कि अभी जो मॉडर्न हमारे कोर्ट्स आपको दिखाई पड़ते हैं, अब तो हम ई कोर्ट की बात करते हैं, है ना, अब तो ई कोर्ट की बात होने लगी है। लेकिन अभी भी किसी ने एकदम से वो चालू नहीं किया है कि फैसले की कॉपी आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी, अभी भी वो लेवल नहीं आया है। जबकि पीडीएफ भेज देना चाहिए उसको, सारा बकवास खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत इजी है, बहुत इजी है कि कोई भी जज जिस समय फैसला सुनाएगा उसी समय व्हाट्सएप कर देगा, ठीक है ना। लेकिन वो अभी इतना इजी नहीं करेंगे सिस्टम को, हम करना नहीं चाहते, कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंद्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का,
ज्ञान जहाँ से वह है प्यारा, देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की